करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 यानी कि कश्मीर इशू का दूसरा हिस्सा, जिसमें है वार्स एंड फार्मूलाज एंड एग्रीमेंट्स। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है वार ऑफ 1948 यानी कि 1948 की जंग। इसमें क्या होता है, जो 1948 की जंग है, इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी का जर्नल होता है वो होता है जनरल ग्रेसी। जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, वो इसे क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि इंडिया ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, आप जाएं और कब्ज़े को छुड़वाएं। जनरल ग्रेसी क्या करता है, कहता है मैं आपका ऑर्डर मानने के लिए, कहते हैं कि मैं आपका ऑर्डर मानने का पाबंद नहीं हूँ। यानी कि जो पाकिस्तान की आर्मी का जर्नल है वो किसका, पाकिस्तान के फाउंडर का हुक्म ही नहीं मान रहा, डिक्लाइन कर देता, भाई मैंने नहीं जाना, क्यों जाऊँ। उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है ये है कि वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखता है, और जो कश्मीर के अंदर जंग हो रही है वहाँ पे जो इंडिया की तरफ से गवर्नर जनरल है, जो आर्मी का लीडर है, वो भी बरतानिया की तरफ से। तो वो उनका कहना ये था कि एक भाई दूसरे भाई से नहीं लड़ सकता, यानी कि मैं भी बरतानवी हूँ, वो भी बरतानवी है, हालांकि वो इंडिया का है, ये पाकिस्तान का, दोनों है तो बरतानिया की हैं, उनका माइंडसेट तो बरतानिया वाला है, इसलिए वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। तो इसके नतीजे में क्या होता है, जो पाकिस्तान के अंदर दो कबीले रह रहे होते हैं, जिसमें से एक कबीले का नाम मसूद है और दूसरे का नाम अफरीदी है। ये दो कबीले कश्मीर के अंदर जंग करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर ये कहा जाए, जो आज हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, ये हमारी आर्मी की वजह से नहीं था, ये किसकी वजह से था, मसूद और अफरीदी कबीले ने जो इंडिया के ख़िलाफ़ कश्मीर के अंदर जंग की पाकिस्तानियों के लिए, इन दो कबाइल की वजह से जो हमारे पास आज आज़ाद कश्मीर है, सिर्फ इन दो कबीलों की ही वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 पॉइंट्स फार्मूला एंड यूएन रेजोल्यूशन। 3 पॉइंट्स फार्मूला क्या है, इसमें से 3 पॉइंट्स फार्मूला मतलब कि 3 पॉइंट थे, वो कौन कौन से थे। पहला पॉइंट ये है रिट्रीवल ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि कश्मीर के अंदर से जो इंडिया की आर्मी है वो बाहर निकले। दूसरा पॉइंट ये है रिट्रीवल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी भी बाहर निकले। और तीसरा पॉइंट ये था इंडिपेंडेंट रिफरेंडम शुड बी हेल्ड, जो इंडिपेंडेंट यानी कि वोटिंग करवाई जाए। जो अक़वाम मुत्तहिदा थी वो कहते हैं कि अभी जो कश्मीर के अंदर जंग हो रही है, इसमें बेहतरी ये है कि इंडिया अपनी आर्मी निकाले, पाकिस्तान अपने कबाइल जो लड़ने के लिए भेजें इन्हें निकाले, हम यहाँ पे रेफरेंडम करवाते हैं, इस्तिस्वाब राय करवाते हैं। ये फार्मूला जस्ट बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1960 इरा एंड स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 1960 का दौर और पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग स्टांस, पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़। तो अगर हम 1960 की बात करें तो 1960 में अमेरिका के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनती है, नया प्रेसिडेंट आता है। वो जो नया प्रेसिडेंट आता है उसके साथ पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं 1960 में। तो पाकिस्तान क्या करता है, अमेरिका की मदद से अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर इशू पे बात करता है कि इस इशू को सोल्व किया जाए, और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेश करता है, और जो कि काफ़ी मजबूत मौक़िफ़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वार ऑफ 1965 एंड कश्मीर, 1965 की जंग और कश्मीर। अगर 1965 का दौर देखा जाए तो इंडिया पहले से ही अनस्टेबल है, यानी कि उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ सके। क्यों? क्योंकि अभी वो 2 साल पहले ही चाइना से जंग हार चुका था, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे थे, पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ भी अच्छे हो गए थे 1963 में। 1962 में चाइना जीत चुका था। इंडिया जो था वो इनस्टेबल था और पाकिस्तान पूरी तरह स्टेबल था। तो पाकिस्तान एक प्लान तैयार करता है, वो प्लान क्या होता है कि कश्मीर पे अटैक किया जाए। तो जब पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं जी इंडिया पे अटैक किया जाए, तो जब पाकिस्तान के एक्सपर्ट की राय पर हमारी फ़ौज कश्मीर के अंदर जाती है, तो इंडिया वाले कश्मीर में लड़ने की बजाय वो पंजाब पे अटैक कर देते हैं। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो कश्मीर में थी, और पीछे से इंडियन आर्मी पंजाब के अंदर घुस गई। तो पंजाब
इंडियन आर्मी को निकालने के लिए फिर कश्मीर से हमें दोबारा आर्मी को निकालना पड़ा। तो इस लिहाज से देखा जाए कि 1965 में पाकिस्तान मज़बूत था और इंडिया कमज़ोर था, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो मौक़िफ़ था वो भी बेहतर था, क्योंकि अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी बात सुनी जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वार ऑफ 1971 एंड शिमला एग्रीमेंट। अगर 1971 की बात की जाए तो इस वक्त इंडिया काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका था। इंडिया मजबूत क्यों था? रशिया की वजह से। रशिया ने इसे फुल सपोर्ट की हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी मजबूत था। उसने इसे हथियार, असला, फ़ौजी हर चीज़ मुहैया की। जबकि पाकिस्तान 1971 में बहुत कमज़ोर हो जाता है। आप बेहतर तौर पे जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को लॉस हुआ, जो कि बांग्लादेश बन गया। और इसी जंग में 1971 की वार में हमारा 90,000 फ़ौजी इंडिया ने कैप्चर कर लिया। जब इंडिया 90,000 सोल्जर को कैप्चर कर लेता पाकिस्तानियों को, तो वो एक डिमांड रखता है। वो डिमांड क्या होती है उसकी? इंडिया की डिमांड ये होती है कि ऐसा करो कि अपने फ़ौजी 90,000 फ़ौजी ले लो और कश्मीर पे अपना मौक़िफ़ ख़त्म कर दो। कश्मीर से अपना निकाल लो सारी फ़ौजें वगैरह, जो भी मामलात हैं, कश्मीर हमारे हवाले कर दो। लिख के दे दो कि आइंदा के बाद कश्मीर हमारा है, हम आपका 90,000 फ़ौजी छोड़ देते हैं, 90,000 फ़ौजी छोड़ देते हैं। तो अगर 1971 की बात की जाए तो उस वक़्त जो हमारा भुट्टो होता है, उसकी जो डिप्लोमेसी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा होता है इस मामले में। तो भुट्टो सियासत खेलता है। भुट्टो सियासत कौन सी खेलता है कि वो कहता है कि आप हमारे फ़ौजी जो कैप्चर किए हैं वो छोड़ दो, आओ हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला एग्रीमेंट क्या है? शिमला एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं जिस पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री हो जाते हैं। उन पॉइंट पे डिस्कस करने के बाद, दोनों कंट्री एग्री होने के बाद, इंडिया हमारा 90,000 फ़ौजी रिलीज़ कर देता है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? उसमें जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कभी भी ज़िंदगी में अक़वाम मुत्तहिदा के पास कश्मीर का मसला नहीं लेके जाएगा। दोनों ममालिक मिलके, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक मिलके इस कश्मीर का जो मसला है इसको हल करेंगे। और इसमें जो तीसरा पॉइंट डिस्कस होता है वो ये होता है कि अगर दोनों कंट्री यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस एक चीज़ पे एग्री हो जाते हैं, एग्री होने के बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा हमारा फ़ैसला करे, तो तब फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। अदरवाइज़ अक़वाम मुत्तहिदा फ़ैसला करने की मजाज़ नहीं होगी। यानी कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN के पास नहीं जाएगा। दोनों कंट्री बाहमी रज़ामंदी से हल करेंगे। अगर दोनों कंट्री UN को मुनसिफ़ मान लेते हैं, जज मान लेते हैं, तो फिर UN करेगा। अदरवाइज़ UN इस चीज़ का मजाज़ नहीं रखता कि वो हम दोनों का जो इशू है इसको सोल्व करे। इस स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट है वह कारगिल वार एंड कश्मीर। कारगिल वार कब होती है? 1999 में। और उस वक़्त कश्मीर का मसला क्या होता है? तो जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ फ्रीडम फाइटर जो कि कश्मीर के अंदर जहाद कर रहे होते हैं, मजहबी जमात जहाद कर रही होती हैं, तो मुशर्रफ उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। और अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो उस वक़्त पाकिस्तान पॉलिटिकल सियासी लिहाज से काफ़ी कमज़ोर होता है। क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि नवाज शरीफ को उस वक़्त मुल्क बदर कर दिया जाता है, आर्मी के अंडर सारा पाकिस्तान आ जाता है। और मुशर्रफ किसको सपोर्ट कर रहा है? फ्रीडम फाइटर को, यानी कि जो मजहबी जमातें कश्मीर के अंदर लड़ रही हैं वो उनको सपोर्ट कर रहा है। मैंने अभी बताया कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो तो वीक होती है, लेकिन जो हमारी मिलिट्री होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशराइज़ कर देता, पाकिस्तान को इतना प्रेशराइज़ कर देता है कि पाकिस्तान को वो फ्रीडम फाइटर को जो सपोर्ट कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ता है, अपना स्टेप बैक लेना पड़ता है। तो इन सिंपल वर्ड 1948 की जंग हो, 1960 का दौर हो, 65 हो, 71 हो या 99 हो, इन तमाम जंगों में पाकिस्तान ने अपना कश्मीर का स्टांस उठाया, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए, कुछ UN में भी गए, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। डिस्प्यूट और इशू। सबसे पहले हमें इस बात के जानने की ज़रूरत है कि इशू क्या होता है और डिस्प्यूट क्या होता है। यानी कि हम कश्मीर को कश्मीर इशू बोलेंगे या कश्मीर डिस्प्यूट बोलेंगे, इससे पहले जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इशू और डिस्प्यूट में फ़र्क क्या है।
अगर हम इशू की डेफिनेशन देखें तो इशू में ये होता है कि इशू की तारीफ़ ये है कि किसी भी रियासत की जो अंदरूनी मसला होता है उसको क्या बोलते हैं जी, ये इशू है। तो इंडिया ये क्लेम करता है ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, तो हम कश्मीर को इशू बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता है जी बरतानवी कानून के मुताबिक जो कश्मीर का हरी सिंह बादशाह था उसने इंडिया के साथ इलाहाक की अनाउंसमेंट की थी, तो कश्मीर इसलिए हमारा है और ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, ये जस्ट इशू है, वो हमारा इंटरनल इशू है। पाकिस्तान कौन होता है इस पे क्लेम करने वाला? यानी कि इशू का मतलब ये होता है कि किसी भी रियासत की इंटरनल प्रॉब्लम को इशू बोलते हैं। और जो इशू होता है ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ डिस्प्यूट देखा जाए ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में आता है। इसकी आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक भाई ने अपने दूसरे भाई के कुछ बटवे से कुछ पैसे निकाले बगैर उसको बताए और पिज़्ज़ा खा लिया। तो तो इस वक्त अगर भाई उसको कुछ कहता है या मारता है वो उनके अपना मसला है, वो बाहर का मसला नहीं है, तो इसे हम इशू बोलेंगे। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आपके घर में आपके पेरेंट्स ने ये एक लॉ बनाया हुआ है कि जो भी पैसे चोरी करेगा, जो भी मामला करेगा, उसे सज़ा मिलेगी, उसे सफ़र करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर एक भाई दूसरे भाई के पैसे चोरी करके पिज़्ज़ा वगैरह खाता है तो इस केस में क्या होगा जी, ये एक डिस्प्यूट है, क्योंकि पहले से लॉ बना हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इशू में लॉ नहीं बना होता। तो इन सिंपल वर्ड्स के इशू इंटरनल प्रॉब्लम होती है और डिस्प्यूट इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कहलाता है जी। तो इंडिया का ये क्लेम है कि जो कश्मीर है ये इंटरनल प्रॉब्लम है, इशू है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो कहता है जी जो कश्मीर है ये इशू नहीं है बल्कि डिस्प्यूट है। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ है इज़ कश्मीर अ डिस्प्यूट, क्या कश्मीर डिस्प्यूट है? तो पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान कहता है ये डिस्प्यूट है? पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जो जनेवा कन्वेंशन हुई थी उसमें यह बताया गया था कि कोई भी हॉस्टाइल आर्मी यानी कि एनिमी आर्मी जो कि कश्मीर के अंदर बैठी है कि वो किसी भी एरिया की टेरिटरी इलाके को कैप्चर करती है तो ये ह्यूमन राइट्स की, और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होती हो तो उसको डिस्प्यूट बोला जाता है। यानी कि पाकिस्तान का पहला क्लेम ये है कि जो जनेवा कन्वेंशन थी उसमें यह बताया गया था कि कोई एनिमी आर्मी किसी टेरिटरी इलाके पर कब्ज़ा कर ले, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले, जबकि लोगों की ख्वाहिश वो ना हो और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, यानी कि एक आम इंसान की वायलेशन हो, उसको जीने का, उसको हर काम मामलात में पाबंदी लगा दी जाए, वो आज़ाद ना हो, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, डिस्प्यूट बोलते हैं। और पाकिस्तान का जो दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जो कि हेग कन्वेंशन का पाकिस्तान रेफरेंस देते हुए कहता है कि अगर कि दो मुल्कों के दरमियान कोई जगह का मामला हो, एक एक कंट्री कहे कि ये मेरी लैंड है और दूसरा कंट्री ये कहे कि ये मेरी लैंड है, तो कोई भी कंट्री यानी कि दोनों रियासतों में से कोई भी उसकी डेमोग्राफिकली पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। डेमोग्राफिकली का मतलब क्या है? डेमोग्राफिकली का मतलब ये है कि अपने मज़हब के लोगों को वहाँ पे कश्मीर में बिठाना और उनकी आबादी को बढ़ाना, और एक दिन जब रेफरेंडम हो तो वो कहें जी हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे लोग ये कह रहे हैं, इसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। यानी कि नस्ल कुशी कर देना कश्मीरियों की और वहाँ पे हिंदू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देना, ये डेमोग्राफिकली चेंज है। यानी कि अपने मज़हब के लोगों का बढ़ावा करना। तो पाकिस्तान ने इन दोनों का मामला करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि ये एक डिस्प्यूट है, दो रेफरेंस दिए पाकिस्तान ने। लेकिन अगर अब करंटली सिचुएशन देखी जाए तो वो कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं इंडिया वाले, और अपनी आबादी हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे शादियाँ करवाई जा रही हैं, उनको वो जगह ख़रीद रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल लॉ में लिखा हुआ है कि जो डिस्प्यूट यानी कि ऐसी रियासत जो दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई और झगड़े का सबब हो, जब तक वो झगड़ा हल नहीं हो जाता, जब तक वो लड़ाई हल नहीं हो जाती, तब तक कोई भी यानी कि दोनों पाकिस्तान या इंडिया में से वहाँ पे जगह नहीं खरीद सकता। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, अपनी सेटलमेंट कर रहा है, वहाँ से ज़्यादा हिंदू लोगों का बढ़ावा कर रहा है, हिंदू बरादरी को बढ़ा रहा है कि कल को अगर कोई रेफरेंडम होता है, यहाँ पे कोई वोटिंग वगैरह होती है तो हिंदू जीत जाए और जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो इंडिया के हक़ में फ़ैसला सुना दे। और ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और इसी वजह से ये क्या है जी, डिस्प्यूट है।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इस पे लिखा हुआ है जी रूल्स ऑफ डेमोग्राफी बाय हरी सिंह। हरी सिंह ने रूल्स ऑफ डेमोग्राफी क्या बनाए थे, उसमें पहला पॉइंट है 1954 प्रेसिडेंशियल इंडिया एक्ट। जो हरी सिंह ने रूल्स बनाए थे उसमें उसने ये रूल बनाया था, जो प्रेसिडेंशियल एक्ट, वो ये कहता है कि इंडियन पीपल कश्मीर की आइडेंटिटी हासिल नहीं कर सकते, यानी कि इंडिया वाले लोग कश्मीर में आके लैंड नहीं बाय कर सकते, वो यहाँ के लोगों से शादी वगैरह नहीं कर सकते, यानी कि शादी वगैरह करेंगे तो वो इंडिया में ही लेके जाएंगे, वो इस जगह पे आके आबाद नहीं हो सकते, इन सिंपल वर्ड्स। और इसी तरह जो इंटरनेशनल है ना इंडिया वाले कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी लोग वहाँ पे जाके कोई लैंड बाय कर सकते हैं, वहाँ पे आबाद हो सकते हैं। जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता कश्मीर है किसका, तब तक ना इंडिया ना पाकिस्तान यहाँ पे आकर अपनी आबादी या आबाद नहीं हो सकते। ये था प्रेसिडेंशियल एक्ट। दूसरा है जी इंटरनेशनल लॉ। ये तो हमने पढ़ लिया 1954 का प्रेसिडेंशियल इंडिया एक्ट ये कहता है। इंटरनेशनल लॉ भी ये है कि जब तक एक ज़मीन जो दो स्टेट के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान मुतनाज़ हो, तब तक वो दोनों रियासतें उस कंट्री में जाके ना आबाद हो सकती हैं, ना उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई मामलात कर सकती हैं, यानी कि कोई भी मामला जो उसके खसारे में हो, और ना ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, करंट स्टेटस ऑफ कश्मीर। कश्मीर का इस वक्त स्टेटस क्या है, यानी कि कश्मीर की जो सरजमीन है इस वक्त उस पर हालात क्या है। तो इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, अपनी ग्रेजुअली ट्रांसफरिंग हिज पॉपुलेशन टूवर्ड्स कश्मीर, वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर में आबाद कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। दूसरा ये कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग का एक्सचेंज कर रहा है, पाकिस्तानी फ़ौजियों को शहीद कर रहा है। तीसरा ये कि वो वहाँ पे लोग औरतों के साथ ज़बरदस्ती शादियाँ करवा रहा है, उनकी लड़कियों की इज़्ज़तों को आबरू कर रहा है, और जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और इस पर तमाम दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं। हम बड़ा कश्मीर इशू, कश्मीर डिस्प्यूट, ये बड़ा कुछ सुनते हैं, आखिर कश्मीर में ऐसा है क्या, यानी कि कश्मीर की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कश्मीर क्या है, किस ऐसी कौन सी बला है कश्मीर के अंदर कि पाकिस्तान कहता है हमें दे दो और इंडिया कहता है हमें दे दो। तो कश्मीर की इम्पोर्टेंस जानते हैं कि कश्मीर में है क्या क्या। तो सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया में सबसे खूबसूरत इलाका जो है वो कश्मीर है। यहाँ पर ब्यूटीफुल पहाड़ हैं, दरख्त हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, ये इतना प्यारा यानी कि कश्मीर है कि इसमें जो प्रीशियस कीमती पत्थर निकलते हैं, जैसे कि याकूत, मरजान, यहाँ से इसकी ज़मीन से मिलते हैं हमें। इतना प्यारा इलाका है कि इसको 3 कंट्रीज सराउंड करते हैं। एक कश्मीर को एक साइड से चाइना लगता है, एक साइड से इंडिया लगता है और तीसरी साइड से पाकिस्तान लगता है, जबकि चाइना इसमें नहीं दाखिल हो रहा है। ये डिस्प्यूट किसके दरमियान है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस तमाम दरिया, जैसे कि दरियाई सिंध, जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारे के सारे दरिया निकलते कहाँ से हैं, कश्मीर से निकलते हैं। तो कश्मीर इतना प्यारा इलाका है, पहाड़ है, दरख्त है, झीलें हैं, 5 या 6 जितने भी दरिया हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, ये सारे के सारे इनका ओरिजिन कश्मीर है। यहाँ से खूबसूरत पत्थर जो कि बहुत कीमती हैं, याकूत और मरजान निकलते हैं। इसी वजह से ये दोनों कंट्री कहते हैं, ये पाकिस्तान कहता है ये मुझे मिल जाए और इंडिया कहता है ये मुझे मिल जाए। इंडिया ज़बरदस्ती चाहता है, जबकि पाकिस्तान चाहता है ये है कि अगर ये अपनी अलहदा रियासत बनाना चाहें तो अपनी अलहदा रियासत भी बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये था इसका पार्ट 2। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका पार्ट 3 भी रहता है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। ये इंग्लिश ऐसे, करंट अफेयर और पाक स्टडी, ये तीनों का हिस्सा है। खैर अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आंसर कर दूँगा।